गुड आफ्टरनून क्लास 9 हिंदी ग्रामर के दूसरे भाग में आज हम पढ़ेंगे अग्रिम समास। आगे का समास जो होता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। कल के समास में द्वंद्व और दिगु को पढ़ाया गया था। आपने उस वीडियो के माध्यम से उसका अवलोकन किया होगा, उसका अध्ययन किया होगा और उसके विषय में समझे होंगे। तो आज हम आगे का जो 4 समास बचे हुए हैं यानी कि बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, व्ययभाव, इन समासों के भी विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके विषय में अध्ययन करेंगे। बहुब्रीहि समास क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, अव्ययभाव क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, इन सब समासों के विषय में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के विषय में कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। वैसे कल की वीडियो में कुछ हमने संकेत के माध्यम से आपको बहुब्रीहि समास के विषय में भी बताया था। जब दिगु समास का हम व्याख्यान कर रहे थे उसमें आपको बहुब्रीहि समास के भी विषय में थोड़ा बहुत जानकारी प्रस्तुत की थी, उस पर व्याख्यान दिया था। लेकिन आज हम इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है इसके विषय में हम जानेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। ठीक, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के विषय में कल थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था कि इसकी एक परिभाषा होती है कि जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी कोई भी पद मुख्य ना हो। जो दोनों पद होते हैं समास के, उसमें से न तो पूर्व पद यानी न पहला पद और न उत्तर पद यानी उसके बाद का पद। ठीक है, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई शब्द मुख्य ना हो, कोई किसी की कोई विशेषता ना हो, और दोनों शब्द का संयुक्त रूप मिलकर के जो संक्षिप्त रूप है वो मिल करके जब उसका हम विग्रह करते हैं तो उस वाक्य से निकलने वाला एक संकेत जो होता है, जो किसी तृतीय पुरुष, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के जब संकेत करने लगता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो शब्दों के जो संक्षिप्तीकरण उसको तो आप जानते हैं, समस्त पद होता है जो उसका विस्तृत होता कर देते हैं, वह विस्तृत रूप हो जाता है, एक वाक्य बन जाता है पूर्णतः, तो उन्हें हम कहते हैं समस्त विग्रह या समास विग्रह। ठीक है, तो इसके विषय में आपको हमने बताया था। अब जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया समस्त पद में विशुद्धा है। ठीक, विषधर। अब विषधर किसे कहते हैं, विषधर किसे कहते हैं, तो विषधर के 2 अर्थों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो विषैले जीव होते हैं और जो विष को धारण करने वाले होते हैं, जैसे भगवान शंकर हो गए, और जो विष को धारण किए रहता है, जिसके अंदर विष समाहित रहता है, जैसे तमाम ऐसे जीव होते हैं, बिच्छू हो गए, सर्प हो गए, इस प्रकार के जो जीव जंतु हमारे विषैले होते हैं उनको भी हम बहुब्रीहि समास में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम जब एक विग्रह करेंगे, समान विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ये विष को धारण करने, ठीक, वाला। अब इसको धारण करने वाला कौन कौन है, या तो शंकर शिव है, महादेव, ये तो महादेव है। ठीक, ये हो जाएंगे महादेव यानी शिव जी। ठीक, या फिर सर्प आदि, मतलब और भी जो जीव जंतु हैं जो विष को धारण करते हैं। ठीक, और भी जो जीव जंतु विष को धारण करते हैं उसको भी कहते हैं। और ये तीसरे की ओर संकेत करेगा ये वाक्य, समस्त पद, और जब उसका वाक्य विस्तृत किया, शब्द को तोड़ करके उसको जब हम विस्तृत करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, तब ये तीसरे की ओर संकेत करेगा। यानी या कोई देवता हो, कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई जीव जंतु हो विषैला जो विष को अपने साथ रखता हो, उनके इस प्रक्रिया को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं।
ये हो गया आपका एक उदाहरण, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास होता है। अब विष को धारण किया था, समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने, शिव शंकर जी ने, वह कहते हैं तमाम किंवदंतियां हैं, पुराण हैं, हमारे जो भी उपनिषद हैं, जो भी इसमें व्याख्या बताया जाता है कि इसको पीने के बाद ये क्या हो गया था, कंठ गीला होगा तो इसको धारण कर लिया था, अपने पास रख लिया था, इसका पान करके तभी देव के देव महादेव हो गए थे, ठीक, इनकी उपाधि मिल गई थी, सबसे महान देवता कहलाए गए। तो ये हो गए। हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया गिरधर, गिरधर, ठीक। हमने हिंदी पर्यायवाची में पढ़ा होगा, गिर का अर्थ क्या होता है, पर्वत, क्या होता है, पर्वत, धड़ का अर्थ होता है धारण करने वाली। तो दो पद है इसमें, लेकिन अब ये दोनों पद आपस में मिले हैं, ये मिल गए हैं, तो एक शब्द बन गया है, एक संक्षिप्त पद बन गया है, ठीक। संक्षिप्त पद बन करके अब इसको जब आप विग्रह करेंगे तब एक वाक्य बन जाएगा, इसका एक विस्तार हो जाएगा, शब्द का, इस शब्द का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर। अब इसको स्पष्ट करने के लिए हम ब्रेकर में भी लिख दे रहे हैं आपको, छोटा ब्रेकर जो कोष्टक से कहते हैं, कोष्टक में लिख रहे हैं पर्वत, इसका पर्वत होता है को धारण करने वाले। अब अर्थात ये कौन हो जाएंगे, अर्थात कौन होंगे, ये होंगे कृष्ण, ठीक। तो ये कृष्ण हो गए। इसी प्रकार से मुरलीधर भी हो जाएगा, मुरली को धारण करने वाले, मुरली कौन धारण करता है, मतलब मुरली का जो शाब्दिक अर्थ होता है देशज में बांसुरी जिसे कहते हैं पूरे इंडिया में। तो ये क्या वो संस्कृत कहते हैं बैडुक, ठीक, बैडुक कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में मुरली तत्सम में, और जो उसका तत्व बिगड़ा हुआ उसे बांसुरी कहते हैं। तो बांसुरी को कौन धारण करता है, बांसुरी को आप जान जाएंगे तुरंत, तो ये धारण करते हैं कृष्ण जी, ये भी कृष्ण जी, इसमें भी जब पर्यायवाची करवा रहा है तो ये यहाँ पर एक बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ओके। अब इसी प्रकार से आप और भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसे वीणा पाणी हो गया, लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, चक्रधर हो गया, ठीक। हम और भी तमाम प्रकार के ऐसे शब्द हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, इनके विषय में आप और सर्च कर सकते हैं, इनके विषय में आप अपना जो शब्द है उनके विषय में जानकारी प्राप्त करके, जान करके पर एक अभ्यास कर करके आप उन शब्दों के विषय में जान करके कौन सा शब्द जो है वो बहुव्रीहि की ओर संकेत कर रहा है, बहुव्रीहि समास की तरफ, तीसरे की तरफ। तो इस प्रकार से ये समास होता है, ठीक है। ये बहुव्रीहि समास का आपका पहचान है, बहुव्रीहि समास के आपके नियम, ठीक। अब ये हम तीसरे समास की ओर अग्रसर होते हैं। तो तीसरा समास आपका क्या है, चलिए हम लिख लेते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान एक परिभाषा देते हैं कि जिसका पहला पद गौण हो। पहला गौण होने का मतलब होता है उसकी प्रमुखता उसकी ना हो, विशेषता उसकी ना हो, ठीक है, उत्तर पद की विशेषता, यानी इसकी जो बाद वाला दूसरा पद है उस पद की विशेषता हो, वहां पर क्या होता है, वो होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। मतलब कि पूर्व पर प्रधान ना हो, उसको गौण हो, उत्तर पद बाद का पद जो हो वो मुख्य हो, उसकी विशेषता हो, वही पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा
इसका आप विग्रह करेंगे। ये आपका हो गया पूर्व पद पहला शरण, ठीक। द्वितीय जो है आगत जो लिखा हुआ है ये है आपका उत्तर पद, देख रहे हैं ना, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। पूर्व पद प्रधान नहीं बताया जा रहा है, आगत बताया जा रहा है। इसका विग्रह आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा शरण में आया हुआ, ठीक, शरण में आया हुआ। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रधान कैसे हो गया, तो प्रधान होगा, शरण केवल एक स्थिर है बात है, कहाँ पर आया हुआ वो अलग चीज हो गया, लेकिन क्रिया वो मेन क्या कर रहा है, आने की शरण तो है, लेकिन शरण में कैसे उसकी क्रियाएं हैं, मुख्यता कैसे वो आ सकता है, तो जब वो क्रिया कोई करेगा, ठीक, तभी तो वो वहां पर पहुंचेगा, तो मुख्यता उसी का होना चाहिए ना, विशेषता उसी की उसकी होगी। जैसे किसी का किसी भी करते तो विशेषता किसकी है, परिश्रम की विशेषता होती है। ये ऐसे काम नहीं सिद्ध हो जाता कोई, जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो फिर उसका फल के अधिकारी होते हैं। तो उसी प्रकार से कहीं पर कोई अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई उपाय सोचेगा तो उसको कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर उसको उपाय दिखाई पड़ेंगे, नहीं बैठे हुए बस सोच रहे हैं, सो रहे हैं आराम से निश्चिंत होकर के बस हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आने की क्रिया है, आया हुआ, ये प्रधान है, ठीक, जो आया हुआ है। उपाय जो शरण में मान लीजिए कोई है, तो जो हमारे शरण में आएगा, जो हमारे संरक्षण में आएगा, वो मेन हो जाएगा, क्योंकि वही आया हुआ अपने उपाय के लिए, ठीक, अपने संरक्षण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, किसी भी कार्य के लिए जो आता है वो मुख्य हो जाता है। तो मुख्य वही हुआ जो आया हुआ है, ठीक, जो आया हुआ है शरण में वही मुख्य। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर पद प्रधान हो रहा है, पूर्व पद शरण में शरण हो गया, और द्वितीय पद यानी उत्तर पद आया हुआ जो है वो मुख्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से आप राजकुमार को भी लिख सकते हैं, राजकुमार, ये राजकुमार हो गया, राज का मतलब हो गया राजा, ये पूर्व पद हो गया, कुमार का अर्थ होता है बेटा, ठीक, कुमार का होता है बेटा। अब इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा राजा का कुमार, राजा का कुमार हो गया, राजा का सॉरी हो जाएगा राजा का कुमार, ठीक। अब यहाँ पर राजा हो गया, राजकुमार किसे कहते हैं, पहले पर ये गौर कीजिए राजकुमार के विषय में। तो राजकुमार उसे कहते हैं जो राजा का पुत्र होता है, ठीक, तो ये मेन हो रहा है, राजकुमार की बात कही जा रही है, यहाँ राजकुमार क्या हो गया, मेन हो गया, मुख्य हो गया, ठीक। तो राजकुमार जोड़ करके राजा का जो बेटा है, यानी आप इसको तोड़ेंगे तो दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसको तोड़े तो राजकुमार मतलब राजा का बेटा को राजकुमार कहते हैं। तो यहाँ कुमार क्या हो गया, अभी बताया ना, कुमार का बेटा होता है, तो यहाँ कुमार मुख्य हो गया, ठीक। अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में ही भेद है, ठीक है। और द्वितीय क्या होता है, इसमें पहचान और भी होता है, इसमें परसर्गों का लोप होता है। परसर्ग उसे कहते हैं कारक चिन्हों को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की दशा में, संबंध काकी के, नानी ने, रानी ने इत्यादि, अधिकरण में, पर, ऊपर, ऐसे चिन्ह जहां पर लगे हों तो वहां पर क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास, जहां पर इसे परसर्ग भी कहते हैं, कारक भी कहते हैं, ठीक। ये संबंध बताते हैं, सबके संज्ञा सर्वनाम किसी शब्द में संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ देते हैं, ये कार लगा हुआ है, ठीक है। ये संबंध, अब यहाँ पर संबंध कारक लगा हुआ है, तो राजा कुमार का आप देख रहे हैं संबंध है, नहीं है, राजा और कुमार का इसमें संबंध दिखाई पड़ रहा है का के कारण, क्योंकि ये संबंध कारक लगा हुआ है। संबंध कारक का चिन्ह काकी के, नानी ने, रानी ने होता है, तो यहाँ संबंध कारक का चिन्ह का लगा हुआ है, तो
तो ये राजा और कुमार में संबंध दिखा रहा है, दोनों को जोड़ दे तो राजकुमार हो जाए, राजकुमार ही मुख्य हो रहा है। ठीक, राजकुमार को किसी ने पूछा जा रहा तो कुमार का हो जाता है बेटा, तो राजा का बेटा ही राजकुमार है, फिर सिद्धांत। ठीक है, RHS LHS दोनों बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों सही हो रहा है और ये संबंध निश्चित हो रहा है कि ये क्या है, ये तत्पुरुष समास है। दो शब्दों को हमने बताया इसी प्रकार, पथभ्रष्ट हो गया, अंधाकूप हो गया। ठीक, ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो परशब्दों से प्रतिबद्ध होते हैं, बंधे हुए होते हैं और उनका चिन्ह का प्रयोग के साथ साथ वो क्या होता है कि उनमें उत्तर पद की विशेषता दिखा दी जाती है और पूर्व पद की गुणवत्ता दिखाई जाती है। जो मेन हो जाता है उत्तर पद वो हो जाता है प्रधान और जो गौण हो जाता है वो पूर्व पद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब हम तृतीय समास, फिफ्थ समास और जो षष्ठ समास यानी पांचवा छठवां जो समास है कर्मधारय का और अव्यय भाव का, उसके विषय में पढ़ेंगे, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, हम व्याख्यान देते हैं, आप वीडियो के माध्यम से अवगत हो जाएंगे और अवगत होकर के फिर पुनः उसके विषय में आप जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। PDF तो हमने दे ही दिया है, PDF के बाद भी इसकी हम व्याख्यान, विस्तृत व्याख्यान के माध्यम से, डीपली व्याख्यान के माध्यम से आपको भी इसकी भी गहन नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण में हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है इसके विषय में। ठीक है, तो कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास। अब इसमें भी शब्दों को देखिए, पहले कर्मधारय का शब्द नेम, किसी चीज को धारण किया हुआ कर्मधारय होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है कि जिस शब्द में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, या फिर उसमें उपमान की संभावना हो, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, यानी कि पहला पद जो हो विशेषण हो, द्वितीय पद क्या हो, विशेष हो या फिर उपमेय उपमान हो। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, हमने आपको लिखा था, हमने अब इसे PDF में हमने आपको बताया है, लिख कर दिया है, उसके माध्यम से क्या समझ लेना, उसके माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण में जो हम आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, उससे भी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, इसको अवलोकन करके इससे अवगत हो जाइएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने माने लीजिए समस्पद में नील कमल या श्वेत कमल लिख लीजिए, चलो श्वेत कमल लिख लीजिए। तो कमल कई तरीके से होते हैं, श्वेत कमल। अब इसको सही हिंदी में हम कहेंगे तो इसे कहते हैं इंद्रीवर कहते हैं, ये श्वेत कमल है। पुंडरीक कहते हैं पीले कमल को। ठीक है, ऐसी प्रकार से हर कमल का अपना अपना नाम होता है। राजीव कहते हैं जो कमल रेड में होता है उन्हें कहते हैं राजीव। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो नाम हैं कमल के, इस प्रकार से अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम श्वेत कमल कर लेते हैं, तो इसका विग्रह होगा सफेद कमल। श्वेत कमल मतलब सफेद कमल हो गया। तो यहाँ पर कमल यही है विशेष, जिसके विषय की विशेषता बताई जाती है, क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण 4 होते हैं, तो आप पढ़िए। तो सफेद क्या है, ये सफेद जो है ये क्या है, एक विशेषण है। और विशेषण किसका है, विशेषण किसका है, विशेष। विशेष का यानी किसका है, इसे कहते हैं विशेष, इसकी विशेषता को इसे विशेष कहते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका विशेष, ये विशेष हो गया आपका। तो यानी कि कमल जो है वो क्या है, कमल जो है वो सफेद है। विशेष की विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, सफेद है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो पहला पद है वो क्या है, ये है विशेषण और द्वितीय
द्वितीय पद यहाँ पर क्या हो रहा है, कि इसका उत्तर पद ये विशेषण को विशेष हो रहा है। अतः यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। समझ गए होंगे बिल्कुल आप। इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं, नीला कमल भी इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और भी हो जाते थे, मान लीजिए विद्या महात्मा, ये महात्मा हो गया, एक में जुड़ा हुआ है, इसका संग विच्छेद आप कर देंगे तो महाधन आत्मा हो जाएगा। तो दो शब्द निकल रहे हैं ना, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो आप जब दीर्घ आ और दीर्घ आ जब मिलता है तो उसका एक नियम होता है कि वो दीर्घ आग में ही परिणत देता है, मतलब दीर्घ आगे ही बदलता है, क्योंकि इससे बड़ा आ तो होता नहीं हिंदी वर्णमाला में। तो ये क्या है, मूल स्वर है। अब ये दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर आ ही आएगा, तो इसको जब हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आ जो है इसमें आकर मिल जाता है, तो ये आ की मात्रा का मात्रा ही रहता है, और ताली देते हैं माने देते हैं महात्मा ही महात्मा रहेगा, तो महात्मा शब्द एक बन जाता है। अब इसको जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा महान आत्मा। अब यहाँ पर विशेषण कौन है, यहाँ पर विशेषण ये है, ये आपको बताए थे, विशेषण ये हो गया, पहला पद विशेषण युक्त है, द्वितीय पद क्या है, आत्मा, ये विशेष हो गया आपका, ये विशेष हो गया, दोनों का योग जोड़ेंगे, विशेष का पहला पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष दिखाई पड़ गया। ये क्या है, ये बहुत कर्मधारय समास, समझ गए ना। और ऐसे महाराजा लिख लो, महान राजा हो जाएगा। ऐसे तमाम जहाँ पर किसी चीज की विशेषता बताई गई हो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अब विशेषता चाहे वो ऋणात्मक हो और चाहे धनात्मक हो, चाहे सकारात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जो भी हो, उन प्रकार से विशेषता होनी चाहिए वस्तु। अधमरा भी हो जाएगा, ठीक। ये आधा मरा हुआ, जिसका मतलब जो निर्बल, जो दुर्बल, जो बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो गया है, उसको भी हम कर्मधारय समास नहीं रखेंगे। तो अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, ठीक। चरण, कमल चरण, कमल चरण। अब ये कमल चरण दो शब्द है, कमल चरण, ठीक ठीक। अब इसका क्या करेंगे, कमल के समान, कमल के समान समान चरण हो जाएगा, ठीक। अब कमल के समान चरण, तो यहाँ पर भी आपको एक पहचान और बताइए, जहाँ पर उपमेय उपमान हो, किसी की समानता दिखाई जाए, उसकी उपमा दी जाए, उससे उसके समान है, उसके तुलना की जाए, वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर अब उपमा कौन है, उपमेय कौन है, तो इसमें उपमेय और उपमान कौन है, तो ये कमल जो है ये क्या है, उपमान है, और चरण क्या है, उपमेय है, ठीक है। यानी कि जिससे हम तुलना करते हैं उपमान होता है, और जिसकी तुलना करते हैं वो क्या होता है, उपमेय होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हो, उपमान और उपमेय का भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है शब्द में, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी प्रकार चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, जिससे भी कोयल वाणी, कोयल के समान वाणी, इस प्रकार से जिस प्रकार से तुलना कहीं पर दिखाई दे ऐसे शब्दों में ऐसे हो, वहां पर हम मान लेते हैं कर्मधारय समास है, उसकी पहचान हो जाती है। अब लास्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, भाव समास हो जाएगा। इसमें भी जथा नाम तथा कोई
अव्यय का क्या अर्थ होता है? जो कभी बदले ना, जैसे पैसा कभी खर्च ना, जो स्थिर हो जाए, ठीक है। अव्यय जो कभी खर्चा ही ना हो, बदले ही नहीं, उसी प्रकार को हम क्या कहते हैं? अव्यय भाव कहते हैं। इसी प्रकार से तो यहाँ पर अव्यय भाव होता है ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते, चाहे जिस स्थिति में उसका हम प्रयोग चाहे जहाँ पर करते हैं, चाहे हम स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग करें, चाहे पुल्लिंग में करें, चाहे एक वचन में करें, चाहे बहुवचन में करें, जिस स्थान पर जैसा भी हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं आती। अब इसकी परिभाषा क्या कि उसका प्रथम पद प्रधान हो, बाकी जो शब्द हो अव्यय की तरह काम करे, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं यथाशक्ति, ये सब अव्यय यथाशक्ति, ये सब क्या है? ये सब अव्यय शब्द है, ठीक। इनका चाहे जैसे आप प्रयोग करेंगे, ये कभी बदलेंगे नहीं। यहाँ पर हो जाएगा शक्ति के अनुसार, जितनी आपके सामर्थ्य हो, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार हो गया। अब यहाँ पर इसका अगर आप प्रयोग करेंगे, सीमा शक्ति के अनुसार काम करती है, ठीक। रोहन शक्ति के अनुसार काम करता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये बदला कहीं पर, दोनों में प्रयोग किए, स्त्रीलिंग में भी किया, पुल्लिंग में भी किया, लेकिन बदला नहीं। रोहन पुल्लिंग है और जो उसके पहले जो प्रयोग किया था सीमा का, वो भी वो स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों में इसका स्वरूप नहीं बदला, हमने दोनों प्रयोग कर लिया। चाहे इसको कहा कि राकेश यथाशक्ति कार्य करो, ठीक, रीता यथाशक्ति कार्य करो, दोनों में हमने प्रयोग किया यथाशक्ति उसी प्रकार से, ठीक है। जितनी भी आपके सामर्थ्य है उसी प्रकार से। ये सब क्या है? ये अव्यय शब्द है, इनका आप चाहे जिस परिस्थिति में प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा क्या? अव्यय भाव, ठीक, वो बदलेगा नहीं। और यहाँ पर यथा क्या है जो बताएगा कि यथा जो शब्द जो है, यानी जो पहला पद है, ये पहला पद प्रधान हो जाए, बाकी सब अगर तोड़े तो अव्यय के रूप में कार्य कर। यहाँ पर देख रहे हैं आप सब अव्यय के रूप में कार्य करें, बदल नहीं रहे हैं। और यथा क्या है? ये मुख्य है, ये प्रधान है, क्योंकि कैसा काम करना है तो अनुसार, जिस तरीके से हमारे अंदर क्षमता हो उस अनुसार हमें काम करना। तो यहाँ पर पहला यथा, जिस प्रकार आपके अंदर शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, तो अनुसार उसके अनुसार करना है। मुख्य वहीं पर हो रहा है, तो इसलिए वो प्रधान हो रहा। और ये क्या है? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हिंदी उपसर्ग इसमें लगे रहते हैं, या संस्कृत उपसर्ग उर्दू उपसर्ग इसमें लगे रहते हैं, वो भी क्या होता है? वो भी अव्यय भाव समास होता है। जैसे आप देखिए आजीवन, आ अलग हो गया, जीवन अलग हो गया। जीवन तो ये क्या है? ये उपसर्ग है, ये शब्द है जीवन, दोनों को जुड़ा तो ये आजीवन हो गया, जीवन। और आ का क्या अर्थ होता है हिंदी में? आ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? पूर्ण, इसका पूर्णता का बोध कराता है, ठीक, या फिर तक, या फिर इधर, इन सबका बोध कराता है ये आ। तो यहाँ पर क्या होता है? जीवन पर्यंत या जीवन भार, जीवन भार पूर्णता का बोध करा रहा है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जीवन भार, ठीक। लेकिन आप अब इसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, किसी रीता जीवन भर परिश्रम करती रही, ठीक, मोहन जीवन भर परिश्रम करता रहा, बदला नहीं बदला। बच्चे जीवन भर कुछ न कुछ सीखते हैं, ठीक, बच्चियां जीवन भर कुछ न कुछ सीखते हैं। अब इसमें स्त्रीलिंग भी प्रयोग किया, पुल्लिंग किया, बहुवचन में किया, एकवचन किया, लेकिन बदला नहीं। तो इसका जब अस्थायी रूप बदलता नहीं है तो वहीं पर भी क्या होता है? भेदभाव हो जाता है, और इसका पहला पद प्रधान हो जाता है आ। तो यहाँ पर आ का हमने बताया पूर्णता का बोध करा रहा, तो यहाँ पर जीवन तो एक ही है, लेकिन कैसा जीवन? तो पूर्ण जीवन, तो जीवन भर यहाँ क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है। अतः यहाँ पर क्या है? ये अव्यय भाव समास है। उसी प्रकार से यथा संभव हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएगा, इन सबका प्रयोग जब करेंगे, हाथों हाथों में, हाथ ही हाथ में, रात का मतलब रात ही रात में, ठीक। तो जहां पर देखा देखी, एक दूसरे के देखते देखते, ये सब क्या है? अव्यय इसका प्रयोग चाहे जैसे करोगे आप, कभी बदलेगा नहीं, इनको अव्यय भाव समास कहते हैं। तो
तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपका जो बोध करा दिया है इन समासों का। हमें उम्मीद है कि आप इसका अवलोकन करने के बाद, वीडियो को दृष्टिगत करने के बाद, देखने के बाद आपको इन समासों के विषय में पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा। आप इसका बोध करके पुनः और अभ्यास करके इन समासों के विषय में और भी अध्ययन करिए और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।